कक्षाएं होती है ना, तो उनको हमने किसमें बांटा था, किसमें बांटा था हमने, ऑर्बिटल्स में बांटा था, है ना, ऑर्बिटल्स में बांटा था। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कक्षाएं हैं, कल मैंने बहुत अच्छे से आपको ये डायग्राम समझाया भी था, और बुझी के ना, बुझिस कल हम यहां तक डिस्कस कर चुके थे, है ना, कल में हम यहां तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था हम कक्षाओं को किसमें बांट सकते हैं, ए, एल, एम और एन। हमने इन्हें बांटा बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में। आप मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें से किसकी होगी, है ना, एनर्जी की मुझे आप बताएंगे, एनर्जी के घटते हुए क्रम में लगाओ, एनर्जी के घटते क्रम में, एनर्जी के डिक्रीज ऑर्डर में लगाओ, लगाओ कक्षाओं को एक बार फटाफट से, तब मैं मानूंगा हाँ जो कल पढ़ा भी दिमाग में है ना। हाँ बताओ, एनर्जी के घटते क्रम में, अगर एनर्जी के घटते क्रम में आप लगाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिएगा सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, एन के पास है ना, उससे कम एनर्जी किसके पास है, एम के पास, उससे कम एनर्जी किसके पास है, एल के पास, और सबसे कम एनर्जी किसके पास है, के पास। ये हमारे पास एक घटता हुआ क्रम है एनर्जी का, क्या घटता हुआ क्रम है एनर्जी का, क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक कह के एल एम एन, मैंने घटते क्रम में बोला बेटा, घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब है बड़े से छोटे की ओर, है ना, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से बांट सकते हैं, मैंने कहा एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था हम एस के एल एम एन को भी बांट सकते हैं, के एल एम और एन, है ना, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। मैंने कहा के में हमारे पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में हमारे पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, एम में होते हैं 18, और एन में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे कैसे बांट सकते हैं उपकक्षाओं में, तो मैंने कहा इसको हम एस में बांट सकते हैं, इसको एस और पी में बांट सकते हैं, इसको एस पी और डी में बांट सकते हैं, और इसको एस पी डी और एफ में बांट सकते हैं, और एफ में बांट सकते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है, ठीक। आप ज्यादा लॉन्ग पढ़ाते हो बेटा, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, ये भी कोई लड़की है शॉर्ट और लॉन्ग देख रहे हो इसमें भी, क्लियर है यहां तक की चीजें, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा एक चीज समझिएगा, कुछ नियम आते हैं, कुछ नियम आते हैं इलेक्ट्रॉन को भरने के, किस तरीके से नियम आते हैं, देखिएगा एक नियम आता है हमारे पास जिसका नाम है ना, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारे पास, बहुत बढ़िया, एस एसपी एसपीडी और एसपीडीएफ, है ना, एसपीडीएफ। सबसे पहले हमारे पास नियम आता है हुंड का नियम, है ना, कौन सा था, हुंड का नियम, हुंड्स लॉ, हुंड का नियम, हुंड का नियम। हमें इनमें इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो आते हैं, है ना, हुंड्स लॉ, भैया इलेक्ट्रॉन तो आते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भरने का एक क्रम भी तो होता है। जैसे आप गाड़ी में, आप घर से बाहर जाते हो तो गाड़ी में ऐसे ही थोड़ी नहीं भर जाते, मम्मी मम्मी के ऊपर, पापा पापा के ऊपर, आप आपके ऊपर कोई और, ऐसे थोड़ी नहीं होता ना, एक क्रम में ही तो बैठते हो। तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को भी तो एक क्रम में ही भरेंगे, अरे हाँ है ना। तो उन्होंने यही बताया, हुंड्स ने कहा, उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को पेयर्स में भरते हुए चलेंगे, पेयर में भरे जाएंगे। कैसे पेयर्स में भरे जाएंगे, क्या हुआ, हाँ ठीक है। अच्छा तो एक चीज समझेंगे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास, जैसे हुंड ने क्या कहा, हम सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद पेयर बनाते हुए चलेंगे। कैसे, अब चीजों को समझिएगा, ये बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा जिसे कहते हैं ना, बहुत तगड़ा। मैं एफ को लेता हूं, है ना, एफ को लेता हूं। उन्होंने क्या कहा, अब चीजों को समझिएगा, जैसे मैं बताता जाऊं उन चीजों को वैसे ही आप समझते हुए चलेंगे। उन्होंने कहा इस तरीके से, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, हाँ उन्होंने ये कहा सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम पेयर बनाएंगे। उसके बाद कैसे बनाएंगे, उसके बाद पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये किसका नियम है, हुंड्स लॉ है, हुंड का नियम है ना, हुंड्स लॉ है, हुंड का नियम है। ठीक, तो एक बार आप इस चीज को समझेंगे, आप क्या समझेंगे, हुंड ने क्या कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, वह उसके बाद पेयर बनाती है, उसके बाद पेयर बनाती है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पेयर बनाने का काम करेंगे। उससे पहले पेयर हम बिल्कुल भी नहीं बना रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं जैसे आपसे कह रहा हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है, मेरे पास कितनी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है 5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मुझे बताएंगे मैं 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूं, मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूं, है ना, मुझे बताएंगे मैंने गलत क्या करा है ना, मुझे बताएंगे इसमें दो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे दो में से बताएंगे सही कौन सा है ना, दो में से आप मुझे बताएंगे सही कौन सा मैंने भरा है, सही कौन सा भरा दो में से। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे बताएंगे ए और बी में से कौन सा सही है, ए और बी में से मैंने कौन सा सही करा है।
बताइए ए और बी में से कौन सा सही है? ए और बी में से कौन सा सही है? इन दोनों में से 5 इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे भरना है तो ए और बी में से कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल ठीक होगा। बी कैसा होगा? बी बिल्कुल ठीक होगा। क्यों ठीक होगा मैं आपको बताता हूं। अब चीजों को समझिएगा, जैसे मैं बी क्यों सही कह रहा हूं, बी भी हमेशा ठीक होती है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। अगर आप इस कंसेप्ट पे चलते तो भी आप सही कर देते। बी भी हमेशा ठीक होती है। किस तरीके से आप समझिएगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन को भरूंगा सिंगल सिंगल, है ना, सिंगल सिंगल भरूंगा। पहले में मैंने गलती क्या की थी समझिएगा। मैं सबसे पहले सिंगल 5 है, सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, है ना, जो सिंगल है सबसे पहले उसे ही तो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास 3 तो भर के 2, फिर हम फिर से पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास पेयर बन गया, है ना, ये हमारे पास पेयर बन गया। ये सही तरीका है। दूसरा मैंने तरीका क्या किया था, मैंने इस तरीके से सिंगल सिंगल तो भरा था, लेकिन मैंने यहां पर एक पेयर पहले बना दिया, उसके बाद यहां पर दिया था। तो ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है। पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। इसे कहते हैं हुन्स लॉ, हुंड का नियम, है ना, हुन्स लॉ, हुंड का नियम। क्लियर है यहां तक की चीजें? एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे, हुन्स लॉ में कोई दिक्कत समस्या है आपको? हुन्स लॉ में कोई दिक्कत समस्या है आपको तो मुझे एक बार बताएंगे। फटाफट से बताएंगे, हुन्स लॉ में कोई दिक्कत समस्या है तो। नहीं है ना, आगे की बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगला जो नियम आता है वो है हमारे पास पाउली का नियम। पाउली का नियम ठीक है, पाउली का नियम क्या कहता है? पाउली का नियम, पाउली का नियम ये कहता है कि एक कक्षा में जो एक छोटी छोटी कक्षाएं हैं, इनमें हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों की स्पिन जो होगी, चक्रण जो होगा वो विपरीत होगा। वो विपरीत होगा कैसे? आप एक चीज समझिएगा, मैं आपको पहले ये चीज समझाता हूं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि हम जो है हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम मैक्सिमम एक कक्षा में ये छोटी छोटी जो मैंने कॉलम्स बनाए, इनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और दोनों की स्पिन जो होगी, चक्रण जो होगा वो विपरीत होगा। कैसे? आप समझिएगा। जैसे मैंने इसमें बांटा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बांटा, मैंने इसमें भी कॉलम बना दी। ठीक है, अब बताइएगा मैं गलती कहां पर कर रहा हूं? मैं गलती कहां पर कर रहा हूं? मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे, है ना, इसका मतलब है इसका चक्रण अलग है, इसका चक्रण अलग है, यानी इनकी स्पिन विपरीत है ना। उसके बाद ये मैंने भरा, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने भरा, बिल्कुल ठीक है। मैं कभी भी ऐसे नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? उन्होंने कहा मैक्सिमम 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, और दोनों की स्पिन विपरीत होगी, दोनों की स्पिन विपरीत होगी। मैं ऐसा तो कर सकता हूं क्या? मैं ऐसा तो कर सकता हूं, इसको ऐसे भर दूं, है ना, और इसको ऐसे भर दूं। ठीक है, ये भी तो विपरीत ही है ना, ये भी तो विपरीत स्पिन है इनकी, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहा हूं, ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं हो सकता मैं दोनों की स्पिन एक जैसी दिखा दूं, दोनों की स्पिन एक जैसी दिखा दूं। ये सारे के सारे जो है मेथड रॉन्ग है, ये वाला ठीक है। यानी एक कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दोनों की स्पिन जो होगी वो विपरीत होगी, है ना, वो विपरीत होगी। क्लियर है? तो एक बार आप बनाकर लिखेंगे, आप लिखेंगे पाउली के नियम के अनुसार, पाउली के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार एक कक्षा में ये छोटी छोटी सेल बोला गया है ना, सेल या कुछ भी बोलो, कक्षा उपकक्षा है ना, जो आपको समझ में। एक कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों की स्पिन यानी चक्रण विपरीत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ये नियम है किसका? ये नियम है पाउली का। ये नियम क्या है? ये नियम है पाउली का। क्लियर है यहां तक की चीजें? एक बार मुझे बताएंगे पाउली, और इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो मुझसे एक बार पूछो, वरना तुम आगे क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए। अच्छा, अब इन्होंने कहा एक कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। इसको आप सेल बोलो, सब सेल बोल दो, सब सेल बोल दो तो ज्यादा सही रहेगा। सब सेल, है ना, सेल का पार्ट क्या हुआ? सब सेल, छोटी छोटी सब सेल, सब सेल, है ना, सब सेल हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप, मैं लिख रहा हूं एसपीडीएफ, मैं क्या लिख रहा हूं? एसपीडीएफ। मुझे बताएंगे एस जो सेल है, ये क्या है? इसे मैं शेल बोल देता हूं, है ना, इसे मैं शेल बोल देता हूं, इसे भी शेल बोल देता हूं, और इसे भी शेल बोल देता हूं। ठीक है, अब मुझे बता देंगे आप एक बार कि इसमें कितनी हमारे पास उपकक्षाएं होंगी, कितनी उपकक्षाएं होंगी, सब में बताओ मुझे। क्योंकि इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें होते हैं हमारे पास कितने? 6, इसमें होते हैं 10, और इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 14। अब मुझे बताओ इसमें सबसेल कितनी बनेगी, सबसेल कितनी बनेगी इसमें, सबसेल कितनी बनेगी? एक नॉर्मल सी चीज समझेगा, दो हमारे पास एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ही शेल में आ जाएंगे, मतलब एक ही सबसेल में आ जाएंगे। अच्छा, 6 के लिए हमें 2 करके भरनी है तो 3 सबसेल बनानी पड़ेगी। डी में हमें 10 भरनी है तो 5 सबसेल बनानी पड़ेंगी। कितनी बनानी पड़ेंगी? 5 सबसेल बनानी पड़ेंगी। और एफ को 14 में भरना है तो हमें कितनी बनानी पड़ेगी? 7 सबसेल बनानी पड़ेगी, है ना, 7 सबसेल बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हो जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब मुझे मैक्सिमम 2 भरने हैं तो 2 मेरे एक ही में आ जाएंगे, है ना। लेकिन इसको लेकर बात करूं, मुझे 6 भरने हैं तो मैक्सिमम एक में 2 भर सकते हैं, तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम
इसमें 3 बनानी हमें पड़ेंगी, है ना, 3 इसमें हमें बनानी पड़ेगी। इस चीज को समझ में आई? अच्छा, इसमें हमें 10 बनने तो हमें इसमें कितने बनाने पड़ेंगे? इसमें हमें 5 बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 5 बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से भरना होगा, तो हमें भरना होगा इस तरीके से। सबसे पहले हमें 2 भर देने हैं, है ना, फिर 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 2 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमें 14 भरने हैं, तो एक में 2 आते हैं, तो हमें इसमें 7 बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? इसमें हमें 7 बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बनाने होंगे, तभी तो हम 14 इलेक्ट्रॉन को भर पाएंगे। 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14, 2 14, है ना, 2 14। समझे आप? अब एक सब शेल, एक सब शेल बनेगी इसमें, एक सब शेल बनेगी इसमें। इसमें 3 सब शेल बनेंगी। कितनी बनेंगी? 3 सब शेल बनेंगी। इसमें हमारे पास 5 सब शेल बनेंगी, सब शेल बनेंगी, क्योंकि एक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इसमें हमारे पास 7 बनेंगी, 7 सब शेल बनेंगी। इस चीज को समझो, एक में 2 भर सकते हैं, तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, उसको बनने के लिए 7 सब शेल बनानी पड़ेंगी हमें, है ना। गलत बोल रहे हो, अब भी गलत बोल रहे हो नीतीश मेरे भाई। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए हमें एक सब शेल से ही काम चल जाएगा। 2 ही तो है, और एक में हम 2 ही तो भर सकते हैं, तो इसके लिए हमें तो 2 ही भरने होंगे, है ना। 2 मतलब एक में ही काम चल जाएगा, ठीक है। सब सेल का मतलब डिवाइड कर दिया हमने, है ना। ये एक सेल मान ली हमने, डी सेल, एफ सेल, पी सेल, है ना, कक्षा, और इन्हें हमने उपकक्षा मान लिया, है कुछ भी मान लिया, ठीक है, चलेगा। 1 3 5 7 बिल्कुल ठीक होगा। 1 3 5 7 क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है यहां तक? एक बार मुझे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? तीन नहीं भर सकते क्या? अबे ये मैंने किस लिए बताया था तुम्हें? ये मैंने किस लिए बताया था तुम्हें? 3 नहीं भर सकते, ये किस लिए बताया था? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, है ना। ये नियम किस लिए पढ़ाया था? ये नियम इसलिए थोड़ी नहीं, पाउली को आप याद करो, उनके लिए थोड़ा सा मौन धारण करो, है ना, इसलिए थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। अरे समझ में ये नहीं आया, मुझे एक बार सिंपल सी चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप इसे छोड़ो। मुझे पता आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों में हैंग कर जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके पास 10 बच्चे हैं, है ना, 10 बच्चे हैं आपके पास, मतलब आपके नहीं है, किसी ट्यूशन पढ़ने आते हैं 10 बच्चे। एक रूम में आप मैक्सिमम 2 बच्चों को बैठा सकते हो, मैक्सिमम 2 बच्चों को बैठा सकते हो एक रूम में, तो आपको कम से कम कितने रूमों की जरूरत पड़ेगी? कम से कम कितने रूमों की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे एक बात बताइए। तो आप कहेंगे एक रूम में अगर मैक्सिमम 2 बैठा सकते हैं, तो कम से कम रूम जो है 5 तो लगेंगे हमारे पास। तो मैं वही तो कह रहा हूं, डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने कोशों की जरूरत पड़ेगी? सब कोशों की जरूरत पड़ेगी, तो 5। ऐसे ही आपके पास 14 बच्चे हैं, एक रूम में मैक्सिमम आप 2 बैठा सकते हैं, तो कम से कम कितनी सेल की जरूरत आपको पड़ेगी? 7, 7 रूमों की जरूरत पड़ेगी। तो सीधा सा कंसेप्ट है, इतना दिमाग क्यों लगाना है इसमें, इतना दिमाग क्यों लगाना है इसमें? चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एक बार हम सारी चीजों को कनेक्ट कर लें, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनको क्लियर कर लेना, तो फिर हम आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे, है ना। हाँ, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना देखेंगे 1s 2s A1। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगी उसका परमाणु क्रमांक होगा। बताइए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, फिर प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, फिर प्रोटॉन्स की संख्या परमाणु क्रमांक होती है? इलेक्ट्रॉन का, चीजों को समझिएगा, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है ना। किसी परमाणु में, किसी परमाणु में, अभी समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक, क्रमांक कहलाती है, कहलाती है। मैं तीनों डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं, आप केवल फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे परमाणु भार, एक बार मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर समझाऊंगा। परमाणु भार, परमाणु भार, एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास, आप लिखेंगे किसी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग उसका परमाणु भार कहलाता है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास कहलाता है ना। अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले समझो ये क्या कहलाता है हमारे पास। इसे डिनोट करते हैं ए से और इसे डिनोट करते हैं जेड से। इसे डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा अगर मैं बात कर रहा हूं किसको लेकर, एटॉमिक मास ए को लेकर बात कर रहा हूं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो परमाणु भार कहलाएगी, ठीक है ना। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, वो परमाणु क्रमांक कहलाती है, क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्लियर है। अब एक चीज समझिएगा, मैं अगर यहां पे ये कह रहा हूं मेरे पास कोई भी है ना, मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है, इसके नीचे की ओर होता है हमारे पास क्या, जेड परमाणु क्रमांक, ऊपर की ओर होता है परमाणु भार एटॉमिक मास। इस चीज को भी समझो, ये क्या हमारे पास है, ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास कहां पर होता है, सिर पर, एटॉमिक मास है ना। और नीचे की ओर जो होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, और ये जो हमारे पास ये सारा आपने लिख लिया। एक चीज समझिएगा, मैंने कहा परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है ना, प्रोटॉन की संख्या होता है, और परमाणु भार जो होता है वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, मैं यहां पर आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिया 32, मैं ऐसे ले रहा हूं 8x16, 8x16 है ना। तो मुझे बताएंगे इसमें z कितना है ना, z कितना है इसमें, आप मुझे बताएंगे इसमें मेरे पास a कितना है, ठीक है, a कितना है ये मुझे बताएंगे। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तीन चीज आप मुझे बताइए। एक आपके सामने एग्जांपल आएगा, आप चीजों को समझ जाओगे, एक एग्जांपल आएगा, चीजों को समझ जाओगे बहुत अच्छे से। मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास 8x16 है, कोई एलिमेंट है x, उसमें 8x16 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे इसमें z कितना है, a कितना है और न्यूट्रॉन कितने हैं, कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज आप समझिएगा, बहुत इजी है चीजें। अगर मैं बात कर रहा हूं z को लेकर, तो z कहां है, नीचे की ओर z होता है, ये वाला परमाणु क्रमांक, तो z बराबर तो हो गया मेरे भाई 8 है ना, z बराबर क्या होगा 8। और z क्या होता है, z होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या। तो मैं इक्वल टू पीवी तो लिख सकता हूं, तो मैं यहां से दो चीजें निकाल पाया, मैं यहां से क्या क्या निकाल पाया, मैं यहां से दो चीज क्या निकाल पाया, एक तो परमाणु क्रमांक भी निकाल दिया और प्रोटॉन की संख्या भी निकाल दी, परमाणु क्रमांक भी निकाल दिया, प्रोटॉन की संख्या भी निकाल दी। आपने सब कैसे निकाला, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, z बराबर p होता है, और z नीचे की ओर होता है एटॉमिक नंबर। तो मैंने यहां पर यही तो कहा, z मेरे पास अगर 8 है तो z बराबर क्या होता है p, तो मेरे पास प्रोटॉन कितने आ गए, 8 आ गए, है ना। भैया परमाणु क्रमांक की तो प्रोटॉन की संख्या होती है, तो परमाणु क्रमांक आ गया तो प्रोटॉन की संख्या आ गई। अच्छा, मैंने कहा a क्या होता है मेरे पास ऊपर की ओर, तो मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास कितना है, यहां पर 16 है, एटॉमिक मास कितना 16 है। अब मुझे पता है एटॉमिक मास a बराबर क्या होता है, p प्लस n होता है। a बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही तो परमाणु भार है, एटॉमिक मास है। तो यहां पर ये दिया गया है 16 और प्रोटॉन की संख्या ही 8 और न्यूट्रॉन हमारे पास निकालने हैं, तो n बराबर भी कितना जाएगा, n बराबर भी आ जाएगा 8। अरे इस चीज को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, मुझे ये बताइए। बहुत सिंपल वे है समझने का, आपको केवल सिंपल सी दो तीन चीज याद रखनी है। किसी परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, और नीचे की ओर परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर की ओर परमाणु भार होता है। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और परमाणु भार बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है। तो इस वाली स्लाइड में यही तो दिया गया था, z बराबर 8 है, अगर z बराबर 8 है तो z परमाणु क्रमांक है, z परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी pv हमारे पास 8 हो जाएगा। ऊपर की ओर होता है परमाणु भार एटॉमिक मास, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16, और हमें पता परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, तो 16 बराबर 8 प्लस n, न्यूट्रॉन निकाला, न्यूट्रॉन हमारे पास 8 आ गया। क्लियर है यहां तक की चीजें। अब मैं आपको लिए क्वेश्चन देता हूं, अब मुझे बताएंगे इसका आंसर, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा क्वेश्चन निकाल लूं ना एक बढ़िया सा, अभी क्वेश्चन निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर पूछा गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे का, आप लिखिएगा एक बार। किसी परमाणु का एटॉमिक मास, किसी परमाणु का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 298 है, 298 है। क्लियर है। अच्छा, इसके नाभिक में, इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, 196 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है क्या है, 196 न्यूट्रॉन है। तो आपको बताना है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा। चलिए
फटाफट से मुझे बताएंगे एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सोल्व करने स्टार्ट करें। सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया किसी परमाणु का एटॉमिक मास यानी ए बराबर दिया गया आपके पास 298 दिया गया है ना। और इसका एटॉमिक नंबर आपको पता करना है। न्यूट्रॉन्स आपके पास दिए गए हैं, कितने न्यूट्रॉन आपके पास दिए गए हैं 196। ठीक है, हमें पता है ए बराबर होता है क्या, ए बराबर होता है P+N होता है। ठीक है, अब हमारे पास ए 298 है और हमारे पास न्यूट्रॉन 196 दिए गए हैं, प्लस न्यूट्रॉन नहीं, हाँ न्यूट्रॉन हम यहां से निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन हमारे पास एक चीज है न्यूट्रॉन निकालना, इन दो चीजों से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं केवल। हम न्यूट्रॉन को अगर निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने निकल कर आएंगे 298 माइनस 196, तो हमारे पास निकल जाएगा 102। कितना आएगा 102 न्यूट्रॉन निकल कर आएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था Z बराबर होता है परमाणु क्रमांक और ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास एटॉमिक, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो Z बराबर P, सॉरी Z बराबर N। यहां पर कोई दिक्कत कर दी क्या, अच्छा N था, वही तो कह रहा मैं N है, ये N है, सॉरी मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। न्यूट्रॉन यानी N है, N है ये। यहां से हम P निकाल सकते हैं, यहां से हम P निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं। तो यहां से ये P आएगा, ये क्या आएगा, ये P आएगा, ये क्या आएगा, ये P बराबर आएगा, सॉरी P बराबर। और ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, गलती से न्यूट्रॉन लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और Z बराबर P बराबर कितना आएगा हमारे पास 102। आंसर क्या होगा 102 होगा। हाँ P था वो गलती से ऐड लिख दिया। ठीक है, हो गई चीजें क्लियर। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, आपकी चीजें एकदम से क्लियर हुई होंगी। अब चीजों को समझिएगा, कंसेप्ट अब आता है। अब लिखेंगे आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या हुआ, हाँ अरे भाई वो न्यूट्रॉन्स दिया गया, ठीक है मैंने देख लिया बस। आयंस क्या होते हैं समझो। आयंस आयन आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, है ना। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं चीजों को समझिएगा। जब कोई भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है तो उस पर चार्ज आते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, या तो तन्नू लिमिट में, क्लास में लिमिट में, है ना। ठीक है, ये ड्रामाबाजी क्लास में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे घर का रूम नहीं है यहां पर, समझे, चलेगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आयंस क्या होते हैं, जब हमारे परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाए या परमाणु में इलेक्ट्रॉन आए तो उस पर चार्जेस आते हैं। जैसे आप जो है, आप अगर किसी से पैसे लेते हैं तो आप रेडी होंगे, यानी आप पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आपकी इमेज नेगेटिव ही तो बनेगी, है ना, नेगेटिव ही तो बनेगी। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बनेगी लोगों में, है ना, एक पॉजिटिव इमेज बनेगी। तो ऐसा ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। यदि कोई किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, मानी पैसे मांग रहा है किसी से। और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी दानी है, पैसे वाला है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है तो नेगेटिव चार्ज और जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। और जाने का पॉजिटिव चार्ज क्यों है कि भैया आप किसी को पैसे दोगे तो आप धनी ही तो बनोगे, मतलब आप धनवान हो, पॉजिटिव हो, तभी तो किसी को पैसे दे पा रहे हो। तो अगर पैसे जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और आप इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी आप पैसे ले रहे हैं तो आपका इमेज जो नेगेटिव बनेगी, यानी उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आएगा। चीजों को समझिएगा। तो इलेक्ट्रॉन के आप लिखेंगे आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने या त्यागने से परमाणु पर नेगेटिव व पॉजिटिव चार्ज आते हैं, नेगेटिव व पॉजिटिव चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इन्हीं को इन्हीं को इन्हीं को इन्हीं को आयंस बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। जैसे आप दो चीजों को लिखिएगा, यहां पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, त्याग रहे हैं और एक है ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे बताएंगे किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैं इसे ए बोल रहा हूं और इसे बी बोल रहा हूं तो मुझे बताएंगे ए पर कैसा चार्ज आएगा और बी पर कैसा चार्ज आएगा।
आवाज आ चुकी है। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, तो मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने आपसे यह पूछा कि मुझे बताइएगा अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे बताइएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। दूसरा मुझे बताइएगा अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। मैंने दो चीज आपसे पूछी, फटाफट से मुझे बताइए, फटाफट से मुझे बताइए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। दिल की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ यही तो था, दिल की आवाज आ गई ना। चलिए एक बार मैं दिन में सुना देता हूं दिल की आवाज। हाँ दिल की आवाज सुनाई गई थी तभी तो आई है, बताइएगा। हाँ, अगर कोई त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, किसी को दिया है पैसा तो कमी तो आएगी इलेक्ट्रॉन की। और बी में क्या होगा, अगर ग्रहण कर रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन बढ़े ही तो होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़े ही तो होंगे। ठीक है, बी में क्या होगा, ए में डिक्रीज होंगे और बी में इंक्रीज होंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक की चीजें समझ में। अब मुझे आप समझाओगे क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे इसका आंसर करेंगे आप, मुझे आंसर करेंगे। क्या करेंगे आंसर, आप मुझे आंसर बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कहा एक एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये हमें दिए गए हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 16। अच्छा ये भी 16 ही है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये है 16, 16 है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया जेड एक्स ए, है ना। तो आपसे पूछा गया है इसमें ए क्या होगा, इसमें जेड क्या होगा और इसमें चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा इसमें, इसमें चार्ज कितना होगा। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं, इसे मैं आप समझाता हूं, पहले आप इसे समझो, है ना। इसको समझो, एक साथ नहीं करते हैं, पहले मैं समझाऊंगा, पता चलिए आपसे क्वेश्चन सोल्व कराई जा रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। पहले समझो, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें 18 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें 18 है। आपने कहा ठीक है सर जी, क्लियर है। इसमें कहा गया प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है, तो ए बराबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है परमाणु भार पर। ठीक है, तो आपने कह दिया सर ए बराबर आ गया 32 हमारे पास। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 32। चलिएगा, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, प्रोटॉन कितने दिए गए 16, तो प्रोटॉन कितने आ गए, प्रोटॉन आ गए 16, यानी जेड आ गया 16। जेड क्या आ गया, जेड आ गया 16। आप चीजों को समझिएगा, इसमें है 16, एक्स, एक्स तो सबका काटती ही है, यानी उसमें नेगेटिव चार्ज है 16, एक्स ये है हमारे पास 32। अब मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे एक चीज बताइएगा, इसका, इस तत्व का परमाणु क्रमांक तो है 16, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है 18। समझे आप इस चीज को, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका परमाणु क्रमांक तो निकल कर आ रहा है 16, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं 18। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने किसी से मांगे हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे हैं, तो मांगे हैं तो इसका मतलब इस पर 2 माइनस चार्ज आ रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि 2 माइनस नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, चलिएगा। क्लियर है यहां तक की चीजें। ठीक समझे इस चीज को। मैंने क्या कहा, इसका परमाणु क्रमांक तो निकल कर आ रहा है 16, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन है कितने, 18। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 18 कैसे आई, परमाणु क्रमांक तो 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, नॉट क्लियर। अरे समझो चीजों को, बहुत सिंपल वे में आपको समझाना चाहिए, कैसे नहीं समझे इस चीज को, समझो। 2-3 बच्चों का डाउट है, बाकी सबने आंसर दे दिया था लिखते ही क्वेश्चन। देखिएगा चीजों को समझो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा आप सिंपल ये बताओ मुझे। देखिएगा 2 कंडीशन है, अगर किसी पर कोई चार्ज नहीं होता है ना, नो चार्ज की कंडीशन में क्या होता है, नो चार्ज, नो चार्ज की कंडीशन, जब कोई भी चार्ज नहीं होता है उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जब कोई चार्ज नहीं रहता है। क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब कोई चार्ज नहीं होता उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर परमाणु क्रमांक होता है, जब कोई चार्ज नहीं होता है, जब न्यूट्रल है चीजें, नो चार्ज। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन बनाना, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। मैंने कहा ए बराबर कितना होगा, ए बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए बराबर आया 16 प्लस 16 यानी 32, ए बराबर आ गया 32। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज पता है, हमसे चार्ज पूछ रहा है, चार्ज। चार्ज के लिए पहले हम क्या करेंगे,
चार्ज के लिए सबसे पहले हम Z निकालेंगे, और Z हमें एक चीज परिभाषा क्लियर है, चार्ज पूछ रहा है वो बाद में देखेंगे। Z बराबर P होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये हमें कंफर्म है। हमें प्रोटॉन दिए गए हैं, हाँ दिए गए हैं, तो Z बराबर क्या होगा, Z बराबर होगा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 16, तो Z बराबर आ गया 16। तो पहले इसको बनाओ, इसको बनाओ। मैंने क्या बनाया, मैंने यहां पर बनाया Z मेरे पास कितना है 16, X कोई तत्व है और 32 इसका परमाणु भार आया, परमाणु भार आया। अगर 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 इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो Z बराबर P बराबर E हो जाता, Z बराबर P बराबर E हो जाता। क्लियर है? तो यहां पर Z बराबर कितना है, Z बराबर यहां पर 16, जबकि यहां पर E बराबर कितना है, E बराबर 18, E बराबर 18। तो यहां से ये दो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दो जो एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा है कम है, परमाणु क्रमांक से ज्यादा है। जब परमाणु क्रमांक से ज्यादा है तो इसने किसी से मांगे होंगे। अब जो दो इलेक्ट्रॉन मांगे हैं तो इस पर कितना चार्ज आएगा, माइनस के दो नेगेटिव चार्ज आएगा, दो नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस। क्लियर है? अब बताओ कोई दिक्कत समस्या है तो अब बताओ मुझे, मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, पहले इसे नोट डाउन करेंगे आप। थोड़ा सा टफ पढ़ना होगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार मुझे बताएं, अब कोई दिक्कत है किसी बच्चे को एक बार बता, मैं दोबारा फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दो इलेक्ट्रॉन मांगे ही तो है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो 16 है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 18। जब दो कोई चार्ज नहीं होता जब इक्वल होते, अब इनमें डिफरेंस दो का है और डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है परमाणु क्रमांक से, तो इसने किसी से मांगे होंगे। जब मांगे होंगे तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइएगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैंने कहा यहां पर मुझे दिया गया P बराबर दिया गया यहां पर 16 और N बराबर दिया गया है 16 और E बराबर दिया गया है, E बराबर कितना है 15, E बराबर कितना है 15 है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पर चार्ज, चार्ज कितना होगा, इसमें Z कितना होगा और इसमें A कितना होगा। ये 3-4 पॉइंट आपसे पूछे गए। अब मुझे बताओ, मैं समझाता हूं, मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा बाद में, आपसे एक और करा दूंगा, इसे भी समझो, इसे भी समझो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले आपका काम है परमाणु क्रमांक निकालो, परमाणु भार निकालो, बस यहां तक रुको, सबसे पहले ये काम करो। तो परमाणु भार निकालो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ए बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए बराबर कितना आया हमारे पास, P16 और N16, तो ए बराबर आ गया 32। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 32। क्लियर है? ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 32, 32 ही तो आएगा, हाँ 32 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक चीज पता है, Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है P, है ना, परमाणु क्रमांक बराबर होता है P की तरह हमारे पास 16 है, तो Z बराबर आ गया 16, Z बराबर आ गया 16। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो Z बराबर P बराबर E होता। यहां पर Z बराबर तो है 16 लेकिन E बराबर है 15, है ना, मतलब परमाणु क्रमांक है 16 और परमाणु परमाणु क्रमांक कितना है 16 और इलेक्ट्रॉन है 15, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, किसी को दे दिया, तभी तो 15 बचे परमाणु क्रमांक से। हाँ या ना? आप एक चीज मुझे बताओ, तभी तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन बचे, वैसे इसके पास 16 होने चाहिए थे जब कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नो चार्ज की कंडीशन में Z बराबर P बराबर E होता है। हमारे पास Z तो है 16 और इलेक्ट्रॉन है 15, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जब दे दिया तो देने वाला अमीर, देने वाला अमीर, और कितना दिया, एक दिया, कितना दिया, एक दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यानी ये बनेगा 16x 32 और प्लस 1 नेगेटिव 1 चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज। ये इसका आंसर होगा। यहां तक की चीजें समझ आएंगी? क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? अब मुझे बताओ कोई दिक्कत समस्या, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, है ना, विदाउट के साथ घर नहीं जाएंगे, चीजों को समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं यहां से अगर आपको चार्ज निकालने, आप ये समझो नो चार्ज की कंडीशन को पकड़ो, नो चार्ज की कंडीशन है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर Z। ठीक है, अच्छा, ए बराबर आ गया 32, Z बराबर आ गया 16, कोई चार्ज नहीं होता तब तो कंडीशन ये होती, तो Z बराबर 16 है लेकिन E हमें दिया गया है कितना 15, तो इसमें डिफरेंस है एक का और इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो इसका मतलब किसी को दिया है, और कितना दिया है, एक दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप करेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसका आंसर आप मुझे आप दोगे, बस इसका आंसर आप ही दोगे। बताइए, आप मुझे बताएंगे एक तत्व के, एक तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। प्रोटॉन दिए गए हैं आपको कितने, प्रोटॉन्स दिए गए हैं 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको दिए गए हैं कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको दिए गए हैं 11। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए 10। तो आपको बताना है Z, X, A और चार्ज, चार्ज दो चीजें मुझे बताइए।
समझिएगा, यहां पर Z बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z बराबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो Z बराबर 11। A बराबर होता P प्लस एन, P प्लस एन। A बराबर आया 11 प्लस 11, यानी A बराबर आया 22। A बराबर कितना है, 22 आया। अगर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता तो Z बराबर P बराबर N होता, कोई चार्ज नहीं होता अगर, है ना। तो Z बराबर तो हमारे पास है 11, लेकिन E बराबर है हमारे पास 10, E बराबर 10। तो आप कहेंगे भैया इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की एक कमी है, तो कमी है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, और त्यागने वाला क्या होता है, त्यागने वाला अमीर होता है। और कितने की कमी है, एक की कमी है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है, एक बार मुझे फटाफट से बताइए यहां तक की चीजें क्लियर है नहीं, 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो एक बार मुझे यहां तक बताइए किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या अगर आपको इसमें आई हो तो। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर है, तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं, आगे का डिस्कशन कल करेंगे। और कल कल आप जहां तक मैंने छोड़ा उसका रिवीजन करके आएंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कल हम क्या कर रहे हैं, कल हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लगा रहे हैं, कल हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लगा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन कहां पर है, ये रहा पहला, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, इसके आगे का कल हम 21 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कल 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, एक आज देख लेते हैं। पूरा का पूरा प्रैक्टिस, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे कल, लास्ट का जो हमने पोर्शन पढ़ा है ना उसका। तो मुझे एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, एनडीए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं क्या होगा, 2n स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2n स्क्वायर। और ये नियम किसका है, बताइए किसका नियम है, नील्स बोर का नियम था। ठीक है, नील्स बोर का नियम है। ठीक है, चलिएगा क्लास में यहीं पर रोकते हैं। केमिस्ट्री हालांकि हार्ड है, लेकिन मेरे साथ पढ़ोगे जिंदगी की केमिस्ट्री और सब्जेक्ट केमिस्ट्री दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। कल प्रॉमिस करके जाओ कि कल आप रिवीजन करके आओ, तो आपको हम क्वेश्चन लगाएंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन ये एक ही चैप्टर के हैं और सारे के सारे